हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वेव्स ऑन स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में स्ट्रिंग अगर फिक्स करा दी जाए एंड व्हेन वी पुल इट विच काइंड ऑफ वाइब्रेशंस वी कैन गेट। बेसिकली इसका एप्लीकेशन अगर यहाँ पर आप देखोगे तो डेफिनेटली जितना डिस्कशन अभी होने वाला है दैट एंटायर डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू दीज काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि गिटार है, गिटार में जो अलग अलग स्ट्रिंग्स होती है दीज आर फिक्स्ड बिटवीन टू सपोर्ट्स। इसको बीच में क्लैम्प्ड कर दिया जाता है, राइट। तो चलो बात करते हैं यहां से। कंसीडर वी हैव दिस काइंड ऑफ ए स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को हमने यहां पर फिक्स करा दिया है बिटवीन दीज टू सपोर्ट्स। एज्यूम करके चलते हैं ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का पूरा के पूरा जो लेंथ है दैट लेंथ इज L। तो ये स्ट्रिंग का जो लेंथ L है ना, लेंथ है, पूरा के पूरा लेंथ है L। अभी इसमें अगर आप देखोगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है ऑलरेडी, व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ वेव, तो जहां पर फिक्स्ड पॉइंट होता है या फिर रिजिडली इसको क्लैम्प्ड कर दिया होता है उस जगह पर हमेशा नोड बनता है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जिसकी वेलोसिटी भी जीरो होती है। तो वेव जो होगी बच्चों यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी। तो कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बन रही है। ये बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही बेसिक लेवल की डायग्राम है। अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड इज व्हाट, लैम्बडा बाय 2। क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड इज लैम्बडा बाय 2। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4 होता है। तो लैम्बडा बाय 4 यहां पर, लैम्बडा बाय 4 यहां पर। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर जो लेंथ दिख रही है इस लेंथ में कितना, नोड टू नोड एक ही मतलब लूप यहां पर बना है। तो एक ही लूप बना है मतलब लैम्बडा बाय 2, वेवलेंथ डिवाइड बाय 2। देयरफॉर जहां पर लैम्बडा का जरूरत है वहां पर आप ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रख सकते हो। ये एक चीज यहां पर आ गई। दूसरा, बिकॉज द वेव इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग, तो वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग वाज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। अच्छा, ये म्यू क्या था, म्यू वॉज लीनियर मास डेंसिटी। म्यू वॉज लीनियर मास डेंसिटी मतलब जो रोप का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, जिस रोप का इस्तेमाल हम करने वाले हैं उसका मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ये होता है म्यू, जो कि प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज v डिवाइडेड बाय लैम्बडा, राइट। v इज इक्वल टू होता है f लैम्बडा, सो f इक्वल टू v बाय लैम्बडा, राइट है बच्चों। तो v बाय लैम्बडा, लैम्बडा की जगह पर मैं डाल दूंगा यहां पर ट्वाइस ऑफ l, और v जो है इसकी जगह पर मैं रख दूंगा रूट ऑफ t बाय म्यू। ये हो गया यहां पर हमारा एक फॉर्मूला, और मैं इसे कह दूंगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। क्या कह दूंगा, फर्स्ट हार्मोनिक। मैं आपको गारंटी के साथ यहां पर बोलता हूं बच्चों, देखिए कैसे है, अलग अलग रेफरेंस में इसको तैयार किया गया है। कभी इसको F1 बोला गया है, कभी F बोला गया है। देखिए मैं जिस मेथड से आपको पढ़ाने वाला हूं वो मेथड को आप सिर्फ फॉलो करो, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं एंट्रेंस वाले सारे के सारे सम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे शुरुआत ऐसी है ना, इसको F1 F2 कुछ नहीं बोलना है। भले ही एक टेम्पटेशन हो जाए कि यार फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक बोला गया है तो फर्स्ट है तो F1 लिखा जाए, बिल्कुल ना लिखे। मैं बता रहा हूं आपको यहां पर सिर्फ एक काम करना है, फंडामेंटल है तो बस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को F मान के चलिए। दैट इज वेरी सिंपलेस्ट वन, सिंपलेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वट एवर वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी मैंने यहां पर रख दी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां आ गई है। तो बच्चों देखिए यहां पर दिख रही है मैंने 1 लिखा है, तो ये 1 बाय ट्वाइसल मैथमेटिकली भी आया है और इसका एक खुद का इंपॉर्टेंस भी होगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको अगर बात करूं तो 1 को ऐसे ही रख दीजिए। 1 क्या किस लिए इंपॉर्टेंट होगा वो भी समझ लीजिए। यहां पर 1 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा लूप को, तो यहां पर नोड और नोड के बीच में एक लूप होता है, तो यहां पर मुझे एक लूप मिल गया है, एक लूप मिल गया है। तो ये जो 1 रिप्रेजेंट करता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 लूप, दैट 1 इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग 1 एंटी नोड, क्योंकि एक लूप में यहां पर मुझे एक ही एंटी नोड मिल रहा है जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन रहा है पार्टिकल का। और जो 1 दिख रहा है इसमें अगर मैं 1 एंटी नोड अगर मुझे मिल रहा है, 1 लूप 1 एंटी नोड, और इसमें अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो वी हैव 2 नोड्स, वी हैव 2 नोड्स, वी हैव 2 नोड्स। चलिए यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं डिस्कशन आगे में इसको और अच्छी तरीके से हमें समझना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। फॉर्मूला तो आपको ध्यान में आ गया। फिर अगर हम बीच में छोटा सा पॉइंट अगर पकड़ लेते हैं, या फिर ऐसे भी करने की जरूरत नहीं, जैसे वाइब्रेशंस दिया जाएगा, जिस तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट किया जाएगा, तो इसी रोप पर सेकंड पॉसिबल वेव फॉर्मेट कुछ इस तरीके से मिल सकता है। सेकेंड पॉसिबल वेव फॉर्मेट, अगर आपको यकीन ना आए तो आपने एक घर में काम करना है, एक रोप लेना है, रोप को एक साइड में आपको फिक्स कराना है, दूसरा भी आपने फिक्स करा है, लेकिन एनर्जी देने के लिए आप इसको वाइब्रेट कर दीजिए। तो वाइब्रेशन के बाद एक तो सबसे इजी मोड जो था इसके पहले वाला स्लाइड में, थोड़ा सा आप अलग से फ्रीक्वेंसी दे दोगे तो आपको डेफिनेटली ये सेकेंड लूप मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, रोप उतना ही था तो रोप का लेंथ भी उतना ही है। बट डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाली जो वेवलेंथ थी वो अलग थी और अभी की जो वेवलेंथ है ये अलग है। तो अभी मैं बोलूंगा, देखिए यहां पर ये नोड बन रहा है, यहां पर भी नोड बन रहा है, यहां पर भी नोड बन रहा है, और बीच में ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। तो देखिए नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस होता था λ/2, ये λ/2 और यहां पर λ/2, मतलब टोटल जो रोप दिख रही है मुझे λ/2 प्लस λ/2 लैम्बडा, तो इसको मैं बोल दूंगा L इज इक्वल टू लैम्बडा। लेकिन क्योंकि शुरुआत की जो स्लाइड थी उसमें जो वेवलेंथ दिखाई, दैट वेवलेंथ इज डिफरेंट एंड दिस वेवलेंथ इज डिफरेंट, तो इसको मैं अभी कह दूंगा λ1। वो जो फंडामेंटल है उसका हिसाब आप अलग ही रख दो, उसका हिसाब किताब ही अलग रखना है, उसको यहां पर लाना ही नहीं है, तो उसका हिसाब किताब अलग रख दो। अभी मुझे बताना है कि फंडामेंटल के बाद में जो मुझे पहली दफा, फर्स्ट टाइम, वॉट एवर हाइयर थिंग विच वी हैव गॉट इज नथिंग बट दिस वन। फंडामेंटल के बाद में पहली बार मुझे जो मिला है वो ये चीज मिली है, इसीलिए मैं यहां पर रेफर करने वाला हूं λ1। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों, तो F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई λ1 होने वाली है। λ1 की जगह पर आप देखिए L रख दो और V की जगह पर स्क्वायर रूट T बाय म्यू रख दो, इसको मैं कह दूंगा F1। तो F1 कैन बी इक्वल टू, मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बच्चों देखिए ये M नहीं है, ये है म्यू, विच इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप, या फिर लीनियर मास डेंसिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी देखिए क्या होगा, F1 इज इक्वल टू, ये जो 2 है 2 ऐसे रख देता हो, और 1/2L रूट टी बाई म्यू, जो इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया 1/2L रूट टी बाई म्यू, इसको मैं कह सकता हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ सकता हूं। तो इसको ऐसे रीड करना है, बिकॉज वॉट एवर थिंग विच वी हैव गॉट राइट नाउ, ये देखिए ये जो मिला है वेव, दिस इज डबल ऑफ फंडामेंटल। इसके पहले वाली जो कोई फ्रीक्वेंसी थी उससे डबल फ्रीक्वेंसी मुझे यहां पर मिली है, और ये जो मिला है दिस इज नेक्स्ट हाइयर टर्म। फंडामेंटल के बाद पहली बार मुझे एक हाइयर फ्रीक्वेंसी मिली है, फंडामेंटल के बाद पहली बार मुझे हाइयर फ्रीक्वेंसी मिली है, तो मैं इसको कह दूंगा फर्स्ट ओवरटोन। क्या कह दूंगा इसको, फर्स्ट ओवरटोन। इसको बताया जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन इज हाउ मच, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू 2 टाइम्स फंडामेंटल, 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फर्स्ट ओवरटोन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल होगा। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, इसमें ये जो इंपॉर्टेंट होगा, तो देखिए यहां पर 2 मिला है, तो 2, डज वी हैव 2 लूप्स, डू वी हैव 2 लूप्स, यस वी हैव 2 लूप्स, हमारे पास 2 लूप्स है। क्या हमारे पास 2 एंटीनोड्स है, हाँ हमारे पास 2 एंटीनोड्स है, 2 में एक और ऐड कर दो तो 3 हो गया। क्या हमारे पास 3 नोड है, हाँ हमारे पास 3 नोड है। तो ये जो 2 नंबर दिखा रहा है, दैट नंबर इज रिप्रेजेंटिंग यू हाउ मेनी नंबर ऑफ लूप्स, हाउ मेनी एंटीनोड्स, और उसमें 1 ऐड कर दो तो हाउ मेनी नोड्स विच वी हैव गॉट इट। क्लियर हो गया, तो फॉर्मूला तो मेरे पास मिल चुका है। अभी देखिए ये जो F1 है दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद मुझे जो हाइयर फ्रीक्वेंसी मिली है उसको कह दूंगा मैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स फर्स्ट ओवरटोन इज 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर फर्स्ट ओवरटोन इज ट्वाइस ऑफ हार्मोनिक।
टू टाइम्स हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल जो फर्स्ट हार्मोनिक था तो टू टाइम्स हार्मोनिक, या फिर देखिए सेकंड हार्मोनिक समझ लीजिए, सेकंड हार्मोनिक जो फंडामेंटल ओवरटोन है, सॉरी जो फर्स्ट ओवरटोन है, जो फर्स्ट ओवरटोन है, दिस इज सेकंड हार्मोनिक, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय दैट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक डाल दो, गॉट इट। सेकंड हार्मोनिक का मतलब हो रहा है सेकंड हार्मोनिक, तो 2 इंटू दैट फंडामेंटल सेकंड हार्मोनिक, और सेकंड हार्मोनिक को हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। और अच्छी तरह से समझना है, चलो लास्ट एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। तो यहां पर वही स्ट्रिंग है, वही स्ट्रिंग है, उतना ही लेंथ है, लेकिन यहां पर देख लीजिए बच्चों, नोड 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 और यहां पर नोड, यहां एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड बन रहा है। तो नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2 कितना हो गया, तो इतना ही लेंथ है, इसमें 3 लैम्बडा बाई 2 आ गया है, 3 लैम्बडा बाई 2 आ चुका है, क्योंकि ये दूसरी दफा मुझे कुछ अलग चीज मिल रही है फंडामेंटल को छोड़कर, तो मैं यहां पर लैम्बडा 2 बोल दूंगा। सो जहां पर लैम्बडा 2 आता है वहां पर मैं 12/3 रख दूंगा। इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी F2 इज इक्वल टू वी बाई लैम्बडा 2। सो यहां पर लैम्बडा 2 की जगह पर बच्चों 12/3 रख दो, और v की जगह पर स्क्वायर रूट t डिवाइडेड बाई म्यू रख दो, दिस इज F2। तो F2 इज इक्वल टू, ये 3 ऐसे ही रख लेते हैं, इस 3 को ऐसे ही रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 1/2 रूट टी बाई म्यू जो बन रहा है, इसको रख देता हूं मैं F। तो देखिए क्या होगा, दिस इज सेकंड ओवरटोन, ये जो है ये क्या है, ये है सेकंड ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन बन रहा है, मतलब फंडामेंटल के बाद में ये सेकंड ओवरटोन आ गया, इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक, इज इक्वल टू हाउ मच, थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 टाइम फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ हार्मोनिक मतलब 5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, 7 हार्मोनिक मतलब 7 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, गॉट इट। तो आपको अगर कोई बोल देगा कि नहीं 11th हार्मोनिक चल रहा है, तो 11th हार्मोनिक का मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो ओवरटोन क्या होगा, तो ओवरटोन एक नंबर से कम कर देना है, समझ लो। तो इसको मैं भी शॉर्ट में दे देता हूं, देखिए जैसे 2 है तो यहां पर 3 आ गया, तो फॉर पिथ ओवरटोन, अगर पी नंबर का ओवरटोन चल रहा है तो मैं लिख दूंगा एफपी। तो पी अगर ओवरटोन है तो देखिए 2 था तो यहां पर 3 था, तो देखिए p+1 एफ आ गया। ये समझ में आ रहा है, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है। तो अगर पी ओवरटोन है तो p+1 हार्मोनिक होने वाला है। अच्छा उसके अलावा देख लीजिए, ये देखिए ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर से क्या समझ में आ रहा है, यहां पर क्या 3 लूप है, हाँ है। क्या 3 एंटी नोड है, हाँ है। 3 में एक ऐड कर दो, क्या 4 नोड्स है, हाँ 4 नोड्स बन रहा है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला मिल रहा है यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है उसको अभी समझ लो, ये सबसे लास्ट में बहुत ही इजीली हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए अगर कोई आपको बोलता है, अगर कोई आपको बोलता है 11th हार्मोनिक, तो मैं लिख दूंगा 11 हार्मोनिक फंडामेंटल इज इक्वल टू, राइट, हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ओवरटोन कौन सा चल रहा है, तो ये 11 है, तो इससे एक कम नंबर, मतलब ये हो गया 10th ओवरटोन, और जो 10th ओवरटोन है दैट इज इक्वल टू 11th हार्मोनिक। फिर दूसरी चीज 11th हार्मोनिक में क्या हो रहा है, तो कितने लूप, 11 लूप, कितने एंटीनोड, 11 एंटीनोड, कितने नोड, 12 नोड्स, राइट। तो चलिए ये हो गई हमारी बात यहां पर। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों ये हो गया है। चलिए इस पर कुछ अभी सम्स भी करना है, और उसके पहले और एक चीज मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। ये इंपॉर्टेंट होगा जेडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। अच्छा इसके पहले वाली सिचुएशन में मैं और एक चीज ऐड कर देता हूं, एक और चीज ऐड कर देता हूं, क्या, तो देखिए मुझे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली, फिर जो मुझे मिला सेकंड, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिर मुझे मिलेगा फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ऑल। तो अगर ऐसे है तो जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5, मतलब ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है,
तो फिर 50 की टर्म में ही सारे नंबर्स मिलना शुरू हो जाएगा। 50, 100, 150, 200, मतलब 50 का टेबल अगर आप करवा दो तो वो सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होगी। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 होती तो 30, 60, 90, 120, 150 इस टर्म्स में सारे नंबर्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये चीजें समझनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में और इसके बारे में। अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड है बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, सो यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हाँ, हालांकि देखिए ये जो होगा ये फंडामेंटल होगा या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, ये 2 हार्मोनिक्स, ये 3 हार्मोनिक्स, ये 4 हार्मोनिक्स। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन देखिए ये फंडामेंटल को छोड़ दीजिए, इसके बाद ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन, जो नंबर दिख रहा है इसमें से कम करना है ओवरटोन को बताने के लिए। गॉट इट? आर यू गेटिंग दिस वन? ओके, ठीक है, ये चीज यहां पर हो चुकी है। अभी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, तो वन एंड पर है, मान लीजिए रोक तो एल है, यहां पर बच्चों नोड बन गया, यहां पर एंटी नोड बन गया। नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्बडा बाय 4। तो फॉर्मूला देखिए यहां पर लैम्बडा की जगह पर मैं 4L ले सकता हूं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैन बी V बाय लैम्बडा, तो V बाय लैम्बडा, लैम्बडा की जगह पर 4L, और वेलोसिटी की जो है वेव ऑन अ स्ट्रिंग, तो उसका फॉर्मूला है रूट ऑफ टी बाई म्यू। What was T? T was a tension in a string. T was a tension in a string. ये तो इसके पहले ही क्लास में हो चुका है, तभी आप इस लेक्चर पर अभी आए हो। गॉट इट? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/4L रूट टी बाई म्यू, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अभी 1 नंबर है तो इस पे भी ध्यान नहीं देना है, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक होगा। तो यहाँ पर लूप के बारे में तो नहीं, लूप पूरा तो तैयार ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर वन, हाँ एक बोल सकते हो 1 नोड 1 एंटी नोड, ऐसे बोल सकते हो आप 1 नोड और 1 एंटी नोड। ठीक है, तो इसमें ये नहीं जाना है, अभी वो उस सेक्शन के लिए वो कारगर बन रहा था। अभी यहां पर देखिए सेकंड, फंडामेंटल को छोड़कर अगर आप देखो तो देखिए नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4, 1 लैम्बडा बाय 4, 2 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, सो 3 लैम्बडा बाय 4। लेकिन लेकिन बच्चों बात मुझे ये करनी है, क्योंकि ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ अलग बन रहा है, तो इसको फंडामेंटल के बाद पहली बार मुझे कुछ मिला है, तो इसको मैं कह दूंगा लैम्बडा 1। सो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 4L बाय 3। सो फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा 1। तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो F1 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 की जगह पर 4L और यहां पर 3 आ गया, और V रूट टी बाय म्यू। तो F1 इज इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स, और ये F क्या समझ में आ गया, ये है फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों थर्ड हार्मोनिक। तो दिक्कत क्या हो गई है, फर्स्ट ओवरटोन इज 3 टाइम्स फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब 2 ट्वाइस एफ नहीं मिला है बीच में। मुझे जो अगर यहां पर 50 हर्ट्ज होती तो 50 हर्ट्ज के बाद में सेकंड नंबर मुझे 150 मिलने वाला है, 100 स्किप हो गया, बीच का नंबर स्किप हो गया। चलिए ये सही है या गलत है तो आगे हमको क्लियर हो जाएगा। हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है। एंटी नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, और फिर यहां पर हो गया नोड। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, नोड, और यहां पर हो गया एंटी नोड। कितना है, 1 लैम्बडा बाय 4, 2 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 4 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4। लेकिन ये वेवलेंथ अभी ऑब्वियसली हाइयर साइड में जा रहे हैं हम लोग, तो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 4L बाय 5। सो F2 इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा 2। सो V बाय लैम्बडा 2 4L, यहां पर 5 और V की जगह पर स्क्वायर रूट टी बाय म्यू। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू आ गया 5 टाइम्स F। तो फिर से क्या चीज समझ में आ रही है, ये जो है ये है सेकंड ओवरटोन, ये है सेकंड ओवरटोन इज इक्वल टू कितना, तो फिफ्थ हार्मोनिक आ गया, फिफ्थ हार्मोनिक आ गया। चलिए इसका एक रूल बना देते हैं, कितना, क्या बनाते हैं, सो फॉर फिफ्थ ओवरटोन अगर है तो Fp इज इक्वल टू, क्योंकि यहां 1 था तो थ्राइस मिला, यहां 2 था तो 5 मिला, तो मैं ऐसे बोलूं तो चलेगा क्या, देखिए 2p + 1f। अगर मैं p की वैल्यू देखिए, मान लीजिए p = 1 है, तो F1 इज इक्वल टू, क्योंकि 1 है तो यहां पर 3f आ गया। p की वैल्यू अगर 2 है तो F2 इज इक्वल टू यहां पर 5f आ गया। इससे ये फॉर्मूला तो मिल चुका है, इससे और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसीज है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f थी, ये फर्स्ट ओवरटोन था, ये सेकंड ओवरटोन था। अगर आप देखोगे तो ये f है, ये थ्राइस f हो गया, ये 5f हो गया। मतलब इनके रेशो अगर आप देखोगे
तो 1s2 3s2 5s2 7s2 so on odd harmonics are present। देखिए थोड़ा आगे पीछे हो गया है क्योंकि स्पेस नहीं था और मुझे इसी स्पेस में ये कंटिन्यू कराना था। तो यहां पर क्या बन गई है चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो बन गई है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अभी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्लैम्प्ड एट वन पॉइंट है और दूसरे एंड पर फ्री है तो आपका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा और इसमें 1 3 5 7 इस ऑड नंबर से फ्रीक्वेंसीज मिलने वाली है। बीच की फ्रीक्वेंसी यहां पर बच्चों स्किप हो चुकी है, वो यहां पर नहीं मिलने वाली। तो दोनों में आपका बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया है। इसमें अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती तो 50 के बाद में मल्टीप्लाई बाय 3 150 मल्टीप्लाई बाय 5 250 ऐसे नंबर मिलते। और इसके पहली वाली केस में ऑल, ये ऑड है तो वो क्या था, ऑल था 1 2 3 4 5 सो ऑन। यहां पर ऑड 1 3 5 सो ऑन, उस समय 1 2 3 4 5 सो ऑन, यहां पर 1 3 5। ऑल और ऑड में फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया, यहां पर दिया गया है ए मासलेस रॉड बीडी। तो जो रॉड है वो मासलेस है, इसका कोई खुद का मास नहीं है। सस्पेंडेड बाय टू आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग्स, अच्छा स्ट्रिंग्स भी मासलेस है, ए बी एंड सी डी ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा यहां पर थोड़ी सी एक दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन तो पूछा गया है, ठीक है मैं बताता हूं आपको क्या दिक्कत होने वाली है। ए ब्लॉक ऑफ मास m is suspended from point P such that BP equal to x, if the fundamental frequencies of left wire is twice the fundamental frequency of right wire। देखिए fundamental frequency of left wire is twice the fundamental frequency of right wire। तो अभी दिक्कत क्या है, हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, F इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट T बाई म्यू। म्यू जो होता है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, और इस क्वेश्चन में दिया गया है मासलेस जो वायर्स है, दैट इज मासलेस। कहां दिया गया है, सी डी इक्वल ब्लॉक ऑफ मास, ओके, टू आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग्स बताया गया। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, मास निग्लिजिबल मास बोलते तो भी चलता, लेस मास बोलते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मासलेस अगर बोलोगे तो रूट म्यू आया कहां से, मास पर यूनिट लेंथ आया कहां से, ठीक है। तो मासलेस ऐसे नहीं करके चलेगा, यहां पर उसको कुछ ना कुछ तो मास होना ही होना जरूरी है। तो क्वेश्चन चलो ठीक है, आपको मैंने यहां पर मैं जो क्वेरी मेरे मन में था मैंने आपको बता दिया। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, मान के चलिए टेक्स्ट मिस्टेक होगा या स्पेलिंग मिस्टेक होगा या कुछ और गड़बड़ हो जाएगी, तो मासलेस की जगह पर हाँ है निग्लिजिबल मास है, जिसको काउंटिंग में नहीं लेना है आपको, बट आप फॉर्मूले के इसमें लेना है। तो अभी क्या होगा, इसकी वजह से टेंशन तो जनरेट हो गया क्योंकि ये जो लोड यहां पर आया और रॉड तो मासलेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रॉड अगर मास वाला होता तो उसका खुद का वेट होता। तो यहां ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अटैच कर दिया है और ब्लॉक की वजह से जो है दोनों की इसमें टेंशन आ गया। लेकिन क्योंकि ब्लॉक यहां पर डाला हुआ है तो इसका टेंशन जो होगा वो अलग होगा, इसका टेंशन अलग होगा, और यहां पर जो टेंशन होगा वो अलग होगा। इन्होंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी जो बताई है, फ्रीक्वेंसी इन ए बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी डी। मतलब क्या होता है, अगर सीडी में कुछ ऐसे लूप तैयार होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे लूप तैयार होता है, एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूं मैं आपको। अगर ऐसे होता है तो यहां पर क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। यहां पर क्या बताया गया है, अगर इसमें जो फ्रीक्वेंसी अगर कुछ होती, अगर इसमें ऐसा लूप बन रहा है तो इसमें ऐसा लूप बनना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो यहां पर अभी क्या बताया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट राइट वायर। तो फ्रीक्वेंसी वाइज अगर बात करूं मैं, सही में अगर देखा जाए तो टेंशन अगर अलग अलग है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग कैसे हो सकती है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लूप वाइज नहीं बनने वाला। तो मैं थोड़ा इसको क्लियर करवा देता हूँ, ये थोड़ा गलत हो जाएगा मेरे साइड से। तो क्या कर देता हूँ मैं, हाँ इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियरली बताया है दोनों तरफ फंडामेंटल है, तो यहाँ पर भी फंडामेंटल ही होना चाहिए, यहाँ पर भी फंडामेंटल ही होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल रूट ऑफ टी पर भी डिपेंड होता है। तो टेंशन की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल दोनों तरफ यही है, लेकिन टेंशन की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग मिलने वाली है। तो सवाल में ये देखिए ऐसा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो बच्चों देखिए, फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन है। तो रूट ऑफ टेंशन ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ टेंशन सी डी।
तो टेंशन ए बी वायर की जो बन रही है इज इक्वल टू 4 टाइम्स टेंशन इन अ सी डी वायर। यहां तक तो चलो बन गया। अभी सवाल क्या बन रहा है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये हो रहा है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बनाना है। जैसे भी है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आपको इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेप्ट यहां पर लगानी पड़ेगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर मैं पता करूं कि ये पॉइंट, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर है तो अननोन है, तो अगर ये अननोन है, पूरा रॉड अगर एल लेंथ का होता, जो कि यहां पर एल की टर्म में ही आंसर दिया है, पूरा अगर रॉड एल लेंथ का होता और ये एक्स है तो ये एल माइनस एक्स होना चाहिए। तो मैं इस अननोन पॉइंट पर ओरिजिन डलवा देता हूं और मैं कहूंगा कि अगर पॉइंट पी है तो एक्स डिस्टेंस पर यहां पर टेंशन होने वाला है टेंशन ए बी, और यहां पर टेंशन होने वाला है सी डी। तो इस पॉइंट को मैं फिक्स इमेजिन कर लूं तो टॉर्क अबाउट पी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि ये रॉड वैसे के वैसे ही है, ना ये इधर रोटेट हो रहा है ना ये इधर रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन का मतलब समझ रहे हो। यहां पर पॉइंट अगर फिक्स करवा दूं तो ये सीडी जो है ये कोशिश करेगा इसको इस तरीके से रोटेट करवाए, और ये जो ए बी है ये इसको इस तरीके से रोटेट करवाए। मतलब सीडी इसको ऐसे रोटेट करवाए तो ए बी इसको ऐसे रोटेट करवाए, तो दोनों ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करवा दिया, मतलब दोनों का टॉर्क एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट आ गया, इसीलिए इनका एडिशन जीरो हो गया। मतलब जितना टॉर्क इसने बनवाया, टॉर्क मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतना ही टॉर्क इसने भी बनवाया। किसने? टी, टेंशन इन सीडी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल माइनस एक्स। तो आप दोनों का एडिशन इस साइड में होता है इज इक्वल टू जीरो होता है, तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस, क्योंकि एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, उस हिसाब से एक को पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव मान के चलते हैं। तो यही बनने वाला है। ठीक है, अभी ए बी का टेंशन जो है ये 4 टाइम्स है, तो टेंशन इन सीडी तो कैंसिल हो गया, तो 4x, ये x इधर आ गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू एल। तो बच्चों ये बन गया है 5x इज इक्वल टू एल, तो x की वैल्यू आ गई है l बाय 5। तो x की वैल्यू आ चुकी है l बाय 5, l बाय 5, ये आंसर आ गया मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो थोड़ा ये क्वेश्चन में फ्लूइड मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो is hung from the thin steel wire. The fundamental frequency for transverse traveling wave in the wire is 300 Hz. Okay. The object is immersed in a water so that half of its volume is submerged. New fundamental frequency. एक छोटी सी चीज यहां पर हो रही है, आपको यह भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर टेंशन टी है तो यहां का टेंशन टी डैश होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो टेंशन में बदलाव जरूरी है, टेंशन तो बदलने वाला है, टेंशन में इसमें डिफरेंस आने वाला है। तो टेंशन में देखिए क्या होगा, अगर यहां की बात करूं तो टेंशन इज इक्वल टू एम जी, यहां पर इसका वेट एम जी बन रहा था। एम जी मतलब क्या? तो इसकी जो डेंसिटी है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रो है, तो रो इंटू इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम है ना, तो इंटू जी, ये इतना टेंशन बनने वाला है यहां पर एम जी, तो रो वी इंटू जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि इन्होंने जो डील किया है आंसर में मुझे दिख रहा है, तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि इन्होंने जैसे जिस तरीके से बताया, यहाँ बताया, देखिए यहाँ पर दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप डेंसिटी ऑफ वाटर 1 रख देते हो तो कहीं ना कहीं आपको सीधे सीधे समझ में आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ही डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होगी सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में कोई दिमाग को तकलीफ नहीं देना है, डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर था, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी होता है, तो उसी की वजह से होगा क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ही डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो जाएगी। तो अच्छा ये हो गया। यहां पर अगर आप बात करो तो देखिए क्या होगा, ये जो हाफ ऑफ वॉल्यूम था, ये पूरा जो रॉड था उसका हाफ वॉल्यूम पानी के अंदर चला गया, तो उसने उतना वाटर डिस्प्लेस करा दिया। तो जितना वाटर डिस्प्लेस करा दिया, वाटर को गुस्सा आ गया, वाटर इसको अपथ्रस्ट दे देगा। तो वाटर अपथ्रस्ट अगर दे देगा तो फायदा किसको हुआ? इस टेंशन को हो गया, टेंशन हो गया थोड़ा कम। कितना हो गया टेंशन, कितना कम हो गया? तो टेंशन जो था टी डैश जो था वो देखिए क्या होगा, एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी माइनस अपथ्रस्ट हो जाएगा। तो अपथ्रस्ट कितना है उसके बारे में बोलते हैं। देखिए ये तो V
रो जी हो जाएगा माइनस, अब थ्रस्ट कितना है, जितना पानी के अंदर वॉल्यूम है उस बॉडी का, और पानी को डिस्प्लेस किया तो डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर लिक्विड होता तो लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी। समझ में आई बात? देखिए अब थ्रस्ट कितना, बॉडी वाटर लिक्विड के अंदर कितना बॉडी है उसका वॉल्यूम, लिक्विड के अंदर हाफ वॉल्यूम है, ठीक है, किस लिक्विड को डिस्प्लेस किया तो डेंसिटी, वाटर है तो रो वाटर इंटू जी, ये आ गया। इससे टी डैश की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, टी डैश की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, यहां पर देखिए वी कॉमन निकल जाएगा, वी और जी कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर आ जाएगा रो माइनस रो डब्ल्यू बाय टू, ये आ गया, रो माइनस रो डब्ल्यू बाय टू, इतना आ गया। अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन होता है, तो एफ डैश बाय एफ अगर करूं तो अंदर आ जाएगा रूट ऑफ टी डैश बाय टी टेंशन, तो टी डैश बाय टी, टी की वैल्यू अगर लिखूं तो रो वी और जी, और टी डैश की वैल्यू अगर लिखूं तो वी जी इन ब्रैकेट रो माइनस रो डब्ल्यू बाय टू, ठीक है, तो वीजी और वीजी तो कैंसिल हो चुका है। अभी करना क्या है, इनको एक्सपेक्टेड क्या है, तो देखिए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर बात करें तो एफ डैश बाय एफ इज इक्वल टू, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ, और रूट के अंदर देखिए यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टू रो माइनस रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ये टू इधर आ गया, और ये रो थोड़ा कैलकुलेशन करा के देख लो आप, ये टू रो माइनस रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू जो था इसके साथ जुड़ गया। अच्छा फिर लास्ट में एफ डैश इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू इन्होंने बताई थी 300, तो अंदर क्या आ गया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है तो इक्वेशन ऐसा आ गया, ये 1/2 था पावर, तो टू रो माइनस वन डिवाइडेड बाई टू रो, और इसकी पावर आ गई है 1/2, इसकी पावर आ गई है 1/2, 300 टू रो माइनस 1/2 रो पावर 1/2, तो इसका ऑप्शन ए बनना जरूरी है, इसका ऑप्शन ए बनना जरूरी है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, राइट। आगे बढ़ते बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए वायर इज अटैच्ड टू अ पैन ऑफ मास 200 ग्राम दैट कंटेन्स अ 2.2 किलोग्राम मास, ठीक है, ये जो पैन है ये 200 ग्राम का है और इसमें 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। फिर बताया गया व्हेन प्लग द वायर वाइब्रेट्स इन अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 220 हर्ट्ज, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 220 हर्ट्ज की है। फिर क्या है, एन एडिशनल अननोन मास एम इज एडेड टू द पैन, तो कुछ ऐसी सिस्टम हो जाएगी यहाँ पर, तो पैन में एडिशनल मतलब इसके साथ में और एक जोड़ गया, तो यहाँ पर देखिए कितना है, तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 2 किलोग्राम प्लस 200 ग्राम मतलब 2.2 किलोग्राम ऑलरेडी था, अभी इसमें 2.2 किलोग्राम प्लस एम किलोग्राम भी ऐड हो चुका है, एम किलोग्राम भी ऐड हो चुका है, मतलब यहां पर अगर आप टोटल मास देखोगे तो 2.2 प्लस एम इतना मास ऐड हो चुका है, गॉट इट, और यहां पर टेंशन बढ़ गया तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ना जरूरी है, तो यहां पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनने वाली है वो 260 हर्ट्ज की होने वाली है। तो इसमें इसको सॉल्व कैसे करना है, बस एक ही चीज है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, और टेंशन जो होता है वो mg होता है, राइट, यहां पर तो mg दिख रहा है, तो उस हिसाब से एफ डैश बाय एफ अगर बात करूं तो इज इक्वल टू रूट ऑफ टेंशन कितना आगे में 2.2 प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी है तो ये टेंशन 2.2 इंटू जी, जी तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर एफ डैश इज इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू, अच्छा ये दोनों की वैल्यूज दी गई है, तो ये बनने वाला है एफ डैश 260 बाय, ये आ गया बच्चों यहाँ पर 220 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2.2 प्लस एम डिवाइडेड बाय 2.2, तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं आपको दे दूं, तो ये आंसर एक बार चेक कर लो, 0.873 किलोग्राम अगर आता है तो ठीक है, ये आएगा इसमें, गॉट इट। देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, मास बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी कम है, मास थोड़ा कम था, ठीक है, इस तरीके से एक बार सॉल्व तो करके देख लो आप, ये आंसर क्रॉस चेक कर लो। फिर नेक्स्ट इज ए वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, वायर 1 मीटर है एंड हैज अ मास ऑफ 36 ग्राम, गॉट इट, वन ऑफ इट्स ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज एंड नेक्स्ट हायर वन इज 300, क्वेश्चन इज अबाउट विच हार्मोनिक डू दिस फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट, कौन सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था एफ, उसके बाद 2f 3f 4f 5f सो ऑन, इस तरीके से फ्रीक्वेंसीज होती है अगर वायर फिक्स्ड है एट बोथ एंड्स।
तो वायर तो 1 मीटर वाली थी, ठीक है, जो कोई फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो इस रेशो में आने वाली है। तो इन्होंने जो बताया है, इन्होंने बताया एक फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है और उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। गॉट इट? 250 और 300, मतलब देखिए ना, f के बाद 2f होता है, 2f के बाद 3f होता है, इनका डिफरेंस निकाल दो तो f होगा, इनका डिफरेंस निकाल दो तो f होगा, इनका डिफरेंस निकाल दो तो f होगा। तो ये भी एक मेथड होगी ना यहाँ पर, कि अगर नेक्स्ट अगर बोला है, नेक्स्ट हाइयर बोला है, मतलब 2f के बाद 3f है, मतलब फ्रीक्वेंसी ff से ऐड हो रहा है। तो इससे मुझे बेटर ये दोनों में से समझ में आ रहा है, इनका डिफरेंस 50 हर्ट्ज अगर होता है, राइट, तो ये हो गई मेरी फंडामेंटल, ये हो गई मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो सीधे सीधे बात है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, उसके बाद में 100 हर्ट्ज होनी चाहिए, मतलब अगर ये f है तो ये 2f होना चाहिए, फिर 150 हर्ट्ज होना चाहिए। ये तो टाइम पास हो रहा है अभी यहाँ पर, चलो ठीक है। 150 के बाद में 200 हर्ट्ज होना चाहिए, फिर 250 हर्ट्ज होना चाहिए, फिर 300 हर्ट्ज होना चाहिए। तो इन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से अगर बात करें तो 4f 5f 6f। तो कौन सा हार्मोनिक पूछा है, विच हार्मोनिक? तो ऑलरेडी हम लोग का डिस्कशन हो गया है, ये फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक। इन्होंने ओवरटोन नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है हार्मोनिक। हाँ, अगर ओवरटोन पूछा होता तो ये सिक्स्थ हार्मोनिक मतलब फिफ्थ ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक मतलब फोर्थ ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक मतलब थर्ड ओवरटोन, तो उस हिसाब से आप लेते हैं। अभी के लिए तो सवाल का जवाब यह है फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हार्मोनिक का आंसर 250 और 300 होना चाहिए। ये तो आ गया। व्हाट इज द टेंशन इन अ वायर? क्योंकि मुझे फंडामेंटल मिल चुका है, तो फंडामेंटल का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है 1/2L रूट ऑफ T बाय म्यू। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 50 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ वायर का जो लेंथ बन रहा था वो बन रहा था 1 मीटर, रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहां पर टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू जो है मास पर यूनिट लेंथ है, तो म्यू कितना, देखिए मास है और लेंथ है, तो म्यू बनने वाला है 36 ग्राम। ग्राम का मतलब 36, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करा दो, तो यहां पर देखिए किलोग्राम में कन्वर्ट कराने के बाद 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ है 1 मीटर, तो म्यू की वैल्यू 36 10⁻³ आ गई, तो 36 10⁻³। इस 2 को इधर लगवा दो, ये आ गया 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय 36 10⁻³ ठीक है। इसको सॉल्व कर देते, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते, तो 100 का स्क्वायर अगर बात करें तो 100 मीन्स 10⁻², उसका स्क्वायर 10⁻⁴, t डिवाइडेड बाय 36 10⁻⁻3। तो t इज इक्वल टू 36 इंटू 10, दैट इज t इज इक्वल टू 360 न्यूटन आना चाहिए। तो टेंशन बन गया 360 न्यूटन, टेंशन बन गया 360 न्यूटन। बस ऐसे ही इसको बच्चों सॉल्व करना होगा, आप गो थ्रू कर लो इसको एक बार। यस, चलिए लास्ट क्वेश्चन करवा लेता हूं मैं आपसे। इफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ स्ट्रिंग डिफर बाय 54, फ्रीक्वेंसीज ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ इज 54 हर्ट्ज, तो सिंपल है, थ्राइस f इज इक्वल टू 54, तो f मतलब 18 हर्ट्ज। So what was question? Question was about fundamental frequency. Answer must be 18 hertz. Got it? ठीक है, यहां तक आप एक बार पढ़ लो इसको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।